अब पालमपुर जो विलेज है, आगे हम जो शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 2, इसमें जो पालमपुर विलेज है इसमें हम फार्मिंग को लेके जो इसकी मेन ऑक्यूपेशन थी उसको लेके हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। पहले तो लैंड फिक्स थी यहाँ पे, मतलब जो मेन प्रोडक्शन था वो फार्मिंग की वजह से होता था, और उसमें भी 75% जो लोग थे उनकी दिनचर्या और उनकी जो फैमिली का खाना पीना खर्चा चलता था वो किससे चलता था, इस लैंड से ही निकलता था। ठीक है, या तो वो फार्मर्स होते थे यानी बड़े किसान, या फिर फार्म लेबर्स होते थे यानी जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, और अब क्या था कि 1960 में पालमपुर इसका कोई लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ। ठीक है, और फर्दर कोई इंक्रीज इन चांसेस भी नहीं लगा, तो इसीलिए हमें नई लैंड कल्टीवेशन पॉलिसी लेके आनी पड़ी थी। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए गांव में क्या होता है, हर जगह अपनी लोकल वो लैंड नापने की एक यूनिट रख लेते हैं हम लोग, जैसे बीघा, गुंठा, एकड़, इस तरीके से ना हम अपनी बिस्वा, इस तरीके से हम क्या रख लेते हैं, बीघा वगैरह होते हैं। तो ये हम अपनी वहाँ की क्या लेती है, लोकल जो यूनिट्स हैं उन्हें बना लेते हैं खुद ही। लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड्स को नापने की, दैट इज़ हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर होता है आपका 100 मीटर इंटू 100 मीटर, समझ आई, 100 मीटर इंटू 100 मीटर एक हेक्टेयर के बराबर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या किसी लैंड पे आपको अब क्या कोई तरीका था कि एक पर्टिकुलर लैंड पर ही हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, यानी मानो पहले किसी लैंड से हमें 20 कट्टे अनाज के मिलते थे, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे लैंड मेरे पास उतनी है लेकिन मुझे वहाँ से 40 कट्टे अनाज के निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी। तो इन्होंने क्या करा, ये रेनी सीज़न में क्या करते थे, आपका खरीफ उगाते थे, खरीफ। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका सीख लीजिए, आस्क, मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, याद करने का तरीका सीख लीजिए, आस्क। ठीक है, यानी अप्रैल टू सितंबर आपकी खरीफ क्रॉप बोई जाती है। नेक्स्ट अगर आपको रबी के लिए पूछेंगे तो OMR शीट सुनी है ना, जिसमें गोले गोले लगाते हैं, तो OMR मतलब अक्टूबर टू मार्च आपकी रबी बोई जाती है। ठीक है, और इनके बीच बीच में हम क्या उगाते हैं, जायद की फसल उगाते रहते हैं। तो आस्क और OMR आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे खरीफ किस सीज़न से किस सीज़न तक चलती है और रबी किस सीज़न से किस सीज़न तक, जाड़ों की जो फसल होती है उसे रबी बोलते हैं, और गर्मी और बरसात की जो फसल होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, खरीफ बोल देते हैं। यानी जिनको ज़्यादा पानी चाहिए वो सारी खरीफ में आएंगी, जैसे चावल को बहुत पानी चाहिए तो वो खरीफ में उगेगी, रबी आपकी कम पानी की है तो उसे विंटर्स में उगाया जाता है। ठीक है, अब खरीफ में कुछ हम क्या उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा भी उगाते हैं, जिन्हें हम फॉडर मतलब चारे की फसल के रूप में यूज़ करते हैं। गाय बच्चियों का जो चारा होता है उसकी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अनाज जो भी उगाते हैं पालमपुर लोग, विलेज के लोग, इसे अपनी आसपास की मंडी यानी रायगंज जो इनके पास का बड़ा गांव था वहाँ जाके इसे बेच देते हैं। ठीक है, और जो ये शुगर केन बनाते थे उसको एज अ गुड़ शाहपुर में जाके बेच देते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये बोलते हैं कि ये पालमपुर नाम की जगह है, ये इतनी अच्छे से क्रॉप उगा कैसे पा रही थी। तो बेसिकली ये क्रॉप इसलिए उगा पाई थी क्योंकि इनका इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। अब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी चलती है वो एग्रीकल्चर से चलती है। जैसे किसी देश की कैपिटलिस्ट होती है, जैसे हमारा अमेरिका, वो बिज़नेस से अपनी इकोनॉमी चलाता है। ठीक है, हर देश की अपनी अलग अलग इकोनॉमी है। हमारे वहाँ जो इकोनॉमी चलती है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ बोलते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो पालमपुर विलेज है ये इतना अच्छे से प्रोडक्शन कर कैसे रहा है। तो पालमपुर विलेज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इनके पास अच्छा इरिगेशन सिस्टम है। जो नदियों और ट्यूबवेल का पानी है वो खेतों तक टाइम टाइम पर पहुंचा दिया जाता है। हर किसी के पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल हैं जिससे वो जितना चाहें उतना इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्यूबवेल्स तो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाए थे, कुछ प्राइवेट ने इंस्टॉल करवाए थे। 1970 का दशक आते आते 200 हेक्टेयर का लैंड इरिगेट होने लगा था उनके वहाँ। ठीक है, और आपको पता होगा हमने तो ये हाइपोथेटिकल विलेज माना है, लेकिन इंडिया में अगर हम माने आज के दिन भी ये लोग कितना 200 हेक्टेयर विलेज अपना क्या कर ले रहे थे,
इरिगेट कर लेते। इंडिया में आपको पता है इरिगेशन सिस्टम का क्या हाल है कि यहाँ सिर्फ 40 हेक्टेयर ही हमारा लैंड क्या हो पाता है, इरिगेट हो पाता है। ठीक है, बहुत कम है हमारे वहाँ। आज भी गांव, कितने गांव ऐसे हैं जो सिर्फ बारिश के सहारे और इंद्रदेव के सहारे हैं कि भगवान बस बारिश करा दो। ठीक है, अब उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते हैं। कुछ अच्छा डेटा तो मिल नहीं रहा। हाँ, अब ये बोलते हैं कि पालमपुर के लोगों के साथ अचानक क्या हुआ कि उन्हें बहुत अच्छे सीड्स मिलने लग गए। मिड 1960s में वहाँ पे क्या हुआ, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों के बारे में सोचा गया। हमारे वहाँ क्या 1960 के दशक से पहले भुखमरी हो गई थी, इतना सारा अनाज, हमारे वहाँ अनाज ही नहीं उग पाता था। हम गेहूँ जो खाते थे वो उतना हो ही नहीं पाता था। जो हमारे यहाँ गेहूँ की नस्लें या प्रजाति पाई जाती थी वो हमारी पॉपुलेशन को गेहूँ पहुंचाने में असमर्थ थी उतना सारा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसके अंदर हमने HYV सीड्स लेके आए। HYV कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1960s में। और HYV सीड्स आए थे। HYV मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड, यानी एक पौध पे गेहूँ ही उगेगा लेकिन ज़्यादा अमाउंट में उगेगा। तो HYV सीड आने लगे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स आने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या होता था, HYV सीड्स आए, उनमें हमने फर्टिलाइज़र डाला जिसकी वजह से ग्रोथ तेज़ी से हुई। ठीक है, और उसके बाद हमने इरिगेशन सिस्टम अपने अच्छे करे, डैम्स बनाए, पंप सेट लगाए और फार्म मशीनरी इंप्रूव करी जिसकी वजह से हमारी, पहले क्या होता था, लोग कुदाल से लेके खोदने में लगे रहते थे, फावड़े से, लेकिन अब क्या होता है, ट्रैक्टर चलता है और एक बारी में ही बहुत सारा लैंड हमारा क्या हो जाता है, इरिगेट हो जाता है। ठीक है, अब ये पेस्टिसाइड वगैरह जो आए और इरिगेशन सिस्टम हमने अच्छा करा, HYV सीड्स लगाए, इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया, फास्ट होने लगा। आपको बता देती हूँ, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना के पूरे देश में इतना गेहूँ और अनाज का उत्पादन किया कि रिकॉर्ड उत्पादन होने लग गया था हमारे वहाँ। ठीक है, अभी HYV सीड्स भी आ गए थे। अब क्या होता था, जो पालमपुर की कहानी है ये बोलता है कि जहाँ पहले 1 हेक्टेयर से सिर्फ, यानी ओल्ड वैरायटी मतलब पुरानी, यानी हम बोलते हैं ना ओल्ड मेथड ऑफ खेती। ठीक है, उस मेथड से जहाँ सिर्फ 1300 किलो 1 हेक्टेयर से निकलता था, वहाँ HYV शील्ड यूज़ करने के बाद, HYV सीड्स यूज़ करने के बाद और मॉडर्न टेक्निक मेथड यूज़ करने के बाद हम 1 हेक्टेयर से 3200 किलो तक अनाज निकालने लगे थे। ठीक है, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड की कुछ डिसएडवांटेजेस थी। ऑब्वियस सी बात है, अब जब सारा काम अगर मशीनरीज करेंगी आपकी, तो फार्मर्स का क्या हो जाएगा, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अब जहाँ मशीनरी 10 लोगों के बराबर का काम अकेले करेगी तो वो 10 लोगों का काम तो कम हो गया, है ना। तो यानी जो ये मशीनरी होती है, इसके वजह से वहाँ क्या हो रहा था, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। अब इसमें क्या बोला, देखिए आपने देखा होगा, आप लोगों के गांव में क्या होता था, आधी ज़मीन किसी की कहीं है, किसी की कहीं है, किसी की कहीं है ना। अब इसी तरीके से इस गांव के लोगों के साथ भी यही समस्या थी। ये बोलते हैं कि जो पालमपुर के लोग थे, इनके वहाँ क्या दिक्कत थी कि 1/3 ऑफ मतलब 450 फैमिलीज़ जो थी यहाँ लैंडलेस थी, यानी इनके पास लैंड नहीं था। और उनमें से क्या कहते हैं, ज़्यादातर क्या थे, दलित्स थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था, अनसर्टेनिटी थी लैंड की, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है। ठीक है, और इनका क्या था कि कुछ फैमिलीज़ कैसी थी, वो छोटे छोटे प्लॉट्स पे खेती किया करती थी। ठीक है, बस ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिखता है तो मैं वो कराती हूँ। हाँ देखिए, 5वां पॉइंट देखते हैं कि पालमपुर में लेबर कैसे प्रोवाइड होती थी। किसी भी प्रोडक्शन के लिए लेबर ज़रूरी होती है और इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है।
जो छोटी छोटी फैमिलीज़ होती थी वो अपने बच्चों के साथ यानी पूरी फैमिली के पास उस खेत में क्या करने लग जाते थे, खुदाई करने लग जाते थे। और जो मीडियम या बड़े फार्मर्स होते थे वो लैंड को हायर कर लेते थे और उससे खेतों में अपना काम करवाते थे। माना एक बड़ा फार्मर है, बड़ा किसान है, वो क्या करता था, बहुत सारे छोटे किसानों को अपने वहाँ लेबरी में रख लेता था कि तुम मेरे वहाँ खेती करो, मैं तुम्हें पर डे का पैसा दूंगा बस, और जो अनाज होगा वो मेरा होगा और मैं उसे बेचूंगा। समझ आई, नफ़ा नुकसान मेरा होगा, मैं तुम्हें क्या करूँगा, पैसा दे दूँगा। एक तरीके से उन्हें नौकरी पे रखता था, किस चीज़ की, खेती की। ठीक है, अब यहाँ देखिए 54.4% जो हैं वो क्या है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, और 44.6% क्या हैं, छोटे फार्मर्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर को क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। वैसे तो बुक्स आपकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये बहुत इसका पुराना स्टैटिस्टिक्स है। देखिए दलित क्या होता है आपका, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रेजेस फिक्स करे होते हैं वो 300 पर डे के हैं। 2017 के अकॉर्डिंग एक लेबर को पर डे के 300 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि काम इतने लोग इतने बेरोज़गार हैं कि वो कम में ही काम करने को तैयार है। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं हमें 160 रुपये ही दे दो। लोगों को 160 रुपये मिल रहे हैं, वो उसी में काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की वहाँ क्या चल रही है, वो चल रही है क्या, काला बाजारी चल रही है। ठीक है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब पैसा भी तो लगाना होता है फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, डीजल चाहिए, और टाइम टाइम पे उसके पहिए ठीक कराने के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके लिए किसान क्या करता है, क्या करता था, लोन लेता था। अब पहले क्या होता था कि जब हम लोन लेते थे, हम साहूकार होते थे गांव में, बड़े बड़े जो लोन प्रोवाइड करते थे उनके पास जाते थे लोन लेने के लिए। अब क्या होता था, पढ़ा लिखा होता नहीं था इंसान, तो वो लोग क्या करते थे, लोन इस तरीके का घोटालाबाजी करते थे कि इंसान कितना भी पैसा दे दे उसका लोन कभी पूरा नहीं हो पाते थे। बोलते थे ना बंधुआ मजदूर, बहुत सारे सीरियल्स आए हैं बंधुआ मजदूर पे। तो बंधुआ मजदूरी में क्या होता था, क्योंकि आपने अगर लोन नहीं चुका पाया तो आपका जो बेटा है वो बंधुआ मजदूर हो गया, अब वो आपके हिस्से का लोन चुकाएगा। अगर वो भी नहीं चुका पाया तो उसके बाद एक और पीढ़ी आपकी क्या होगी, बंधुआ मजदूर बन जाएगी। तो ये इस वजह से क्या होता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मजदूरी करते रहते थे और उसमें उन्हें रोज़गार वो नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था। क्यों, क्योंकि तुम बंधुआ मजदूर हो भाई, तुम्हारे बाप ने जो लोन लिया था वो तो चुका नहीं पाया, वो मर गया उससे पहले ही, तो अब जो लोन है वो तुम चुकाओगे, और तुम पैसे क्यों देंगे जब तुम्हें लोन चुकाना है। यानी काम करो, जब हमें लग जाएगा कि तुमने हमारे लोन जितना काम कर दिया है हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो कभी छोड़ते नहीं थे। इस तरीके से पीढ़ी की पीढ़ी ख़राब हो जाती थी। फिर क्या है, रिफॉर्म्स आए और धीरे धीरे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई जो किसान को लोन देने लगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो ये सेल होती थी प्रोडक्ट्स की, जो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता था, इसको करते क्या थे, कुछ को तो बीज के लिए वापस रख लेते थे इनके किसान अपने पास, फिर इनको बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में, यानी जहाँ किसान मंडी होता था वहाँ जाके इन्हें बेच दिया जाता था, और उसके बदले किसान को क्या मिल जाता था, पैसा मिल जाता था। ठीक है, अब उसके बाद है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ये तो थी क्या, खेती बाड़ी से रिलेटेड। अब बिना खेती बाड़ी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी उनमें पहला था डेयरी यहाँ का सेकंड व्यवसाय कह सकते हैं वो था। लोग अपनी बफेलोस को ग्रास और ज्वार बाजरा खिलाते थे रेनी सीज़न में, और जो मिल्क होता था उसे रायगंज में बेचते थे। इन्होंने यहाँ खेती करी सिंपली, उससे जो आया फिर डेयरी भी खोल ली। डेयरी से इन्होंने क्या करा, दूध प्रोडक्शन किया, उसके बाद इसे राजगंज में बेच दिया। जैसे सिंपली जैसे हमारे वहाँ दूध आता है, बिल्कुल उसी तरीके की प्रोसेस है। अब जो शाहपुर टाउन है उनके पास चिलिंग सेंटर्स है, यानी यहाँ क्या होता था, दूध को काफ़ी टाइम तक स्टोर किया जाता था ठंडा रख के। ठीक है, और यहाँ से उसके बाद बड़े बड़े शहरों और सिटीज़ में इसे बेच दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें आता है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में 50% जो लोग हैं, लेस देन 50% आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। 50% से भी कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन उसमें घुसे हुए हैं, वरना सबके सब क्या हैं, खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हैं। ठीक है, अब द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर के शॉपकीपर्स क्या हैं,
जो पालमपुर के शॉपकीपर्स हैं ये होलसेल का काम भी करते हैं और ये वाइड रेंज का सामान बेचते हैं, जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो जो इंसान की रोज़मर्रा की होती हैं उन चीज़ों को वो बेचते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब ये लोग बोलते हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है। अब लोग इधर से उधर जाते हैं तो सुविधा के लिए और टाइम बचाने के लिए इंसान क्या यूज़ करता है, स्कूटी, गाड़ी, रिक्शा, ऑटो, है ना। तो यहाँ भी क्या है, रिक्शा वाले हैं, टांगा वाले हैं, जीप वाले हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं जो लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, और बुग्गी वाले हैं। तो ये लोग, इस ट्रांसपोर्ट ने लोगों के लिए नया रोज़गार खोल दिया है, जिससे वो लोगों का टाइम बचाते हैं और अपना रोज़गार कमा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया, बस इंट्रोडक्शन है आपकी ये इकोनॉमिक्स का। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, डू यू एग्री। वो बोलते हैं कि जो नए फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें क्या है, ज़्यादा इनपुट है। क्या इससे एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में अगर हम देखें, अगर हम पुरानी मेथड्स देखते हैं तो उनमें क्या होता था, इंसान कुदाल फावड़ा लेके चले जाता था, गाय का जो गोबर होता था उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करता था, बारिश पे डिपेंड रहता था, तो खुद की तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क करना है। जबकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको बहुत सारे इनपुट अपनी तरफ से देने पड़ेंगे, जैसे क्या मशीनरी, ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, ट्यूबवेल कनेक्शन लेनी पड़ेगी, पानी लाना पड़ेगा अपने खेतों तक, हाईटेक फर्टिलाइज़र लेने पड़ेंगे और इंसेक्टिसाइड्स लेने पड़ेंगे, HYV सीड्स लेनी पड़ेंगी ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पे हमें ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत होती है। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर, बताओ कैसे हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी आते ही लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन ले लिए थे, जिसकी वजह से इरीगेशन फास्ट हो गया था और उससे उनको प्रोडक्शन में क्या मिली थी, हेल्प मिली थी खेती बाड़ी में। इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई। ये बोलते हैं कि इरीगेशन के अंडर हमें एरिया इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि भाई इंडिया हमारी कैसी इकोनॉमी है, इट्स एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अगर हम यहाँ खेतों में पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं देंगे तो खेतों में फसल पनपेगी ही नहीं। अगर खेतों में फसल नहीं पनपेगी, जो बेसिक हमारी जो काम, जो हमारे वहाँ लोग हैं जो इनका बेसिक काम खेती बाड़ी है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा, तो उनकी दिनचर्या कैसे चलेगी, और इससे इकोनॉमी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। वाई आर वेजेस फ्रॉम पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। वो बोलता है कि जो पालमपुर के लोग हैं उनकी जो काम करने यानी लेबर चार्ज है उनको कम क्यों दिया जाता है। हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने 300 रुपया पर डे, 300 रुपीज़ पर डे 2017 के हिसाब से बोला था कि आप इतना फार्मर्स को दोगे। अब आप खुद ही बताओ, अगर आपको एक लैंड में 200 लोगों से काम करवाना है लेकिन आपके पास 100 ही लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार मैं तुम्हें 300 नहीं 500 रुपये दे दूंगा पर तू हमारे वहाँ खेतों में काम कर ले, है ना। लेकिन स्थिति तो उल्टी है। हम बोलते हैं 200 लोगों की ज़रूरत है, हमारे पास 2000 लोग हैं, तो लोग क्या है, कम से कम में काम करने को राज़ी हैं, बस उन्हें पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए वहाँ सिर्फ 160 रुपये पर डे उनको मिलता था। तो ये क्या है, अगर लोग ज़्यादा होंगे और काम कम होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और लोग कम हैं और काम ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बढ़ता है। समझ आई बात। इसी तरीके के क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो बोलता है कि 1 हेक्टेयर क्या होता है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर का एक एरिया होता है जिस पे काम करना होता है, और उससे जो यूनिट प्रोडक्शन होता है, यानी उस 1 हेक्टेयर से हम कितना प्रोडक्शन ले आ रहे हैं, वही वर्कर का क्या है, क्या है, वर्क ऑफ फार्मर है। ठीक है, इसी तरीके से है, बस यही नॉर्मल सी स्टोरीज़ हैं इसमें। ठीक है, तो गाइज़ ये रहा चैप्टर नंबर 1, काफ़ी बोरिंग था, बट चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल विलेज है ना, अब इसके बारे में हम ज़्यादा जान भी क्या सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।